आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भागवन हिंदी की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 9 की, उसका पाठ 14 करेंगे। पाठ का नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। केदारनाथ जी अग्रवाल ने ये लिखा है और बहुत ही सुंदर प्रकृति के ऊपर कविता है। और इस कविता को पढ़ने के पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केदारनाथ जी अग्रवाल प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं और इनका जन्म 1911 में बांदा जिले में हुआ था। और ये बहुत ही मनमोजी थे बचपन से और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रायबरेली, कट्टी, जबलपुर में पढ़े तथा इंटर प्रयागराज, इलाहाबाद में, और वहीं से विश्वविद्यालय की भी उपाधि डिग्री प्राप्त की। और उसके बाद ये वकालत के साथ साथ साहित्य सृजन भी करते थे। इन्होंने वकालत की थी और 2000 में इनका निधन हो गया। ये प्रकृति प्रेमी कवि थे। इनकी जो भाषा थी बहुत ही सरल, सहज और स्पष्टवादी थी, है ना। बहुत ही सुंदर कविताएं लिखी है इन्होंने। और ये गांव से पूर्ण रूप से जुड़े हुए थे, ग्रामीण क्षेत्र से, और अपने पूरे जीवन इन्होंने काव्य रचना की है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, बोले बोल अबोल। ये चर्चित रचनाएं हैं। और इनका जो भाव पक्ष है उसमें प्रकृति से प्रेम, है ना, और देश प्रेम, समाज सुधार, दलित और उपेक्षित वर्गों के प्रति बहुत सहानुभूति थी इनके अंदर। ये इनका भाव पक्ष हुआ। और उसके बाद कला पक्ष में आएगा कि अलंकारों का बहुत ही स्वाभाविक प्रयोग किया और बहुत ही सुंदर और अनूठी कविताएं लिखी। और इनकी भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी और खड़ी बोली है। केदारनाथ जी अग्रवाल की एक विशेष पहचान है प्रगतिवादी कवियों में। ये अपनी बात को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बता देते थे और बड़ी से बड़ी बात को भी बहुत आसान शब्दों में व्यक्त कर देते। सहजता से विशिष्टता के निरूपण के लिए आप सदा ही स्मरणीय रहेंगे और सब इन्हें बहुत प्यार करते हैं। अब हम इस कविता के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग मतलब प्रेम। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। चंद्र गहना एक स्थान का नाम है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मकता, कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति से बीच अपनी संवेदनाओं में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। अब इसके बाद पाठ का सारांश बताने की बजाय मैं आपको जो कविता है इसकी व्याख्या, एक पैराग्राफ जो दिया है इसमें उसकी व्याख्या बता देती हूँ, 4-4, 8-8 लाइन की। तो उससे क्या होगा कि आपको व्याख्या लिखने में भी आसानी होगी और वही कविता का सारांश भी हो जाएगा और अर्थ भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर कर लेंगे। तो पहला है, देख आया चंद्र गहना, यहाँ से कह रही जो छुए यह, यहाँ तक मैं इसका अर्थ बताती हूँ। सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखते हैं, ये संदर्भ, प्रसंग और ये सब पूरा डिटेल में एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगी। अभी अब सिर्फ व्याख्या और अर्थ कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि मैं चंद्र गहना देखकर लौट रहा था कि रास्ते में खेत की मेड़ पर अकेले बैठकर उसने एक अनोखा दृश्य देखा। एक बालिश्त के बराबर हरे रंग का छोटा सा चना अपने सिर पर छोटे से गुलाबी फूल की पगड़ी बांधे सज धज कर खड़ा हुआ है। छोटा सा जो चने का पेड़ होता है, पौधा छोटा सा, वो ऐसा लग रहा है जैसे जो फूल लगे हुए हैं उसके ऊपर, तो वो ऐसा महसूस हो रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वो सुंदर सी गुलाबी रंग की पगड़ी पहनकर खड़ा है। उसके पास ही उससे सटकर एक जिद्दी अलसी उगी हुई है। अलसी का शरीर पतला है, उसकी कमर लचकदार है। उसने नीले रंग का खिला हुआ फूल अपने सिर पर लगा रखा है।
उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो वह कर रही हो कि जो मेरे सिर से इस फूल को छू लेगा मैं उसी को अपने हृदय की प्रेम भेंट दूंगी। ये हुआ। और उसके बाद है और सरसों की न पूछो यहाँ से उपजाऊ अधिक है यहाँ तक। कवि कहते हैं कि सरसों की तो बात ही मत पूछो, वह चना अलसी सभी से बड़ी है उम्र में और पीले रंग की, जो हाथ पीले रंग करके और विवाह मंडप में आ गई हो ऐसा लग रहा है। वो फागुन का महीना है, उसमें फाग गाता हुआ आज यहाँ आ गया है। फागुन का महीना जो है उसमें होली गाते हैं ना, फागुन के महीने में फाग, उसके लिए बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना फाग गाता हुआ आ गया है। कन्या वर गीत सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कवि को जैसे कोई एकांत के जंगल में प्रकृति का विवाह होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है। और बाजारों वाले शहरों से दूर स्थित यह एकांत प्रिय जंगल में बहुत ही सुंदर उपजाऊ धरती पर ऐसा लग रहा है मानो वहाँ पर किसी का स्वयंवर हो रहा हो। एकांत निर्जन में जो विवाह हो रहा है उसकी अधिक बहुत ही सुंदर स्थिति बनी हुई है। यह है इन लाइनों का अर्थ। अब अगला है और पैरों के तले हैं एक पोखर, यहाँ से दूर उड़ती है गगन में यहाँ तक। कवि कहते हैं कि मेरे पैरों के नीचे भाग में छोटा सा एक तालाब है और उस तालाब में बहुत सी लहरें उठ रही हैं। उन्हीं में तालाब के नीचे तले में उगने वाली जो घास है वह लहलहा रही है। वो तालाब पे जो सूर्य की किरणें पड़ रही है वो एक चांदी का सा बड़ा गोलाकार खंबा चमचमा रहा हो ऐसा लग रहा है। और उससे कवि की आंखें भी चकचोंधा रही है। और बहुत सारे पत्थर हैं जो चुपचाप तालाब में अंदर पड़े हुए हैं और बिल्कुल साफ़ पानी में दिखाई दे रहे हैं। और पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी, कब तक वो पानी में इसी तरह पड़े रहेंगे। एक बगुला अपने पैर पानी में डुबोकर चुपचाप खड़ा है और एक चंचल मछली को देखते ही उसका ध्यान उसकी ओर चला जाता है और वह अपनी चोंच में उस मछली को दबा लेता है। तब एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया अपने सफ़ेद पंखों से झपट्टा मारकर पानी में कूद जाती है और उस चंचल सफ़ेद मछली को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती है। यह है इन लाइनों का अर्थ। उसके बाद है ओ यहाँ से भूमि ऊंची है जहाँ से, यहाँ से लेकर कांटेदार कुरूप खड़े हैं यहाँ तक। अब इन लाइनों का अर्थ करते हैं। कवि कहते हैं कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ से ऊपर की धरती से रेल की पटरी जाती है। जहाँ वो बैठे हैं खेत की मेड़ पर, वहाँ से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, जैसे आप लोगों ने अपने यहाँ देखा होगा पेटछा रोड पे, है ना, नीचे बैठे रहो, खेत है नीचे और ऊपर पटरी जाती हुई दिखाई देती है। इसी तरह का सीन है यहाँ पे। यह रेलगाड़ी के आने का समय नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर स्वतंत्र हूँ और मुझे जाने की भी जल्दी नहीं है। यहाँ मुझे चित्रकूट क्षेत्र की ऊंची नीची धरती और छोटी छोटी पहाड़ियाँ दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही है। वो चित्रकूट के पास होगा ये गांव, तो उसके बारे में बताया उन्होंने कि उन्हें चित्रकूट जो है जहाँ भगवान राम रहे थे वनवास के समय, वहाँ की ऊंची नीची धरती और छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। यहाँ की अनुपजाऊ ऊसर भूमि पर इधर उधर कांटेदार और बेकार से बुरे दिखने वाले पेड़ खड़े हैं। ये इन लाइनों का अर्थ हुआ। उसके बाद है सुन पड़ता है, यहाँ से लेकर चुप्पे चुप्पे यहाँ तक का अर्थ देखेंगे। ये आखिरी लाइनें हैं। कवि कहते हैं कि मुझे अचानक एक मिट्ठू का स्वर सुनाई दिया और वह बहुत ही मीठा मीठा बोल रहा था। उसकी टेंटे मधुर स्वर मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसी समय वन प्रदेश के हृदय को चीरता हुआ सारस उठता गिरता स्वर वहाँ सुनाई पड़ा, जो टिरटो की ध्वनि निकाल रहा था। जो सारस होता है उसकी ध्वनि कैसी है, टिरटो इस टाइप से सुनाई आती है, और जो मिट्ठू है उसकी टेंटे, है ना। ऐसी सुनकर मेरी इच्छा होती है कि पंख फैलाकर मैं भी सारस के साथ उड़ जाऊं। कौन बोल रहा है? ये कवि। और यह सारस की जोड़ी जिस तरह हरे हरे खेत में चुपचाप रहती है, उसी के पास जाकर मैं भी बैठ जाऊं और उनकी वास्तविक कहानी सुनूं और
आनंद को प्राप्त करूं, ऐसा कवि खेत की मेड़ पर बैठे बैठे सोच रहे हैं और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। यहाँ हमारा पाठ खत्म हुआ। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, इस विज़न में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों? इन पंक्तियों में कवि का नगर क्षेत्र के प्रति आक्रोश है। वह इसलिए है कि हम हर काम में लाभ हानि या क्या फ़ायदा होगा ये देखते हैं। निश्चलता का अभाव होता है शहरी लोगों में। गांव के लोग बहुत ही निश्चल होते हैं। निश्चल मतलब छल नहीं करते किसी के साथ, है ना। बहुत ही निश्चल होते हैं और प्रकृति प्रेमी होते हैं और वह बहुत ही स्वाभाविक, सरल और सहज होते हैं। उनके अंदर बनावटीपन नहीं होता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि नगर में यह सब होता है। निस्वार्थ सहज व्यवहार नहीं होता, निश्चलता नहीं होती। नगरों के लोगों में चतुराई, स्वार्थ और शोषण की वृत्ति होती है। उनमें सरलता नहीं होती है। अब प्रश्न दूसरा, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है? सरसों को सयानी कहकर कवि कहना चाहता है कि सरसों की फसल चने के पहले उगती है, पहले पकती है और पहले कट जाती है। इसलिए वह बहुत ही सयानी है, समझदार है और जल्दी से बाजार पहुंचने को आतुर रहती है। प्रश्न 3, अलसी के मनोभाव का वर्णन कीजिए। अलसी बहुत ही जिद्दी फसल है, सजने संवरने वाली स्वभाव की है और वह पतली कमर वाली, दुबली पतली सी है और स्वयं ही सजी हुई है और उसका सिर पर नीला फूल लगा हुआ है, खिला हुआ है। वह अपने रूप पर बहुत ही गर्व करती है, ऐसा लगता है। इसलिए चुनौती दे रही है कि जो मेरे सिर से फूल छू लेगा उसको मैं अपना हृदय दे दूंगी। प्रश्न 4, अलसी के लिए हटीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? अलसी को हटीली इसलिए कहा गया है कि इसको जब कोई उगाता नहीं है तब भी ये अपने आप उग जाती है गेहूँ चने के बीच में, है ना। जब हम गेहूँ चने बीनते तो देखा होगा कि उसमें अलसी निकलती है। और दुबली पतली सी, हटीली है और स्वयं ही अपनी रचना करती है, मतलब खुद कोई उगाए नहीं तब भी उग जाती है और चने के सहारे से पैदा हो जाती है। उनका उसे ख्याल ही नहीं है और उसके प्रति उसमें लगाव का भी अभाव है। प्रश्न 5, चांदी का सा गोल खंबा में कवि को किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? जो पोखर है, तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें सूर्य की जो किरणें दिखाई देती है, उसमें ऐसा लगता है कवि को कि चांदी का सा गोल खंबा लगा हुआ है और उसकी छाया चमकने वाली तेज किरणों से आंखें चमचमा रही है, चुंधिया रही है और चांदी का सा गोला खंबा से कवि इसकी सूक्ष्म कल्पना का आभास होता है। प्रश्न 6, कवि के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। जो कवि ने कविता में बताया, मैंने अर्थ में बताया है, उन्होंने क्या बताया है? हरा चना कद में बहुत छोटा सा है किंतु उसका शरीर गठीला है और उसने अपने ऊपर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे हुई है और सज कर खड़ा है और बहुत ही सुंदर, आकर्षक लग रहा है। इसलिए कवि का ध्यान सभी को छोड़कर उसी पर पहुंचा है। प्रश्न 7, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कौन कौन सी पंक्तियों में किया है ये हमको बताना है। तो पहला तो ये आ जाएगा, यह हरा ठिंगना, है ना, ये चने के बारे में बोला है। हर लाइन में उन्होंने लगभग प्रकृति का मानवीकरण किया है, मतलब मनुष्य के समान कहाँ कहाँ किस किस को बताया है वो वाली लाइन निकालनी। तो पहली लाइन ये आ जाएगी, यह हरा ठिंगना। दूसरी लाइन आ जाएगी, पास ही मिलकर, है ना। फिर तीसरी, और सरसों, और कहाँ तक आएगी ये भी बता देती हूँ। पहली लाइन यह हरा ठिंगना से आएगी, बांधे मुरेठा शीश पर, पगड़ी बांधी शीश पर, यहाँ तक। फिर दूसरी लाइन है, पास ही मिलकर, ये आ जाएगी, हृदय का दान उसको, अलसी बोलती है ना कि उसको हृदय का दान दूंगी जो मेरे सिर से फूल ले लेगा। तो यहाँ पे चने के पौधे का, अलसी के पौधे का और फिर सरसों के पौधे का। इसमें है और सरसों ब्याह मंडप में पधारी तक। फिर जो चौथा है, फाग गाता, फागुन आ गया, मतलब फागुन को भी ऐसा बताया जैसे कोई इंसान हो, मनुष्य हो, है ना। और उसके बाद है, कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी, यहाँ तक। पत्थरों की मनोवचित क्रियाओं का
वर्णन किया है। इस प्रकार कवि ने अलसी, सरसों, फागुन, पत्थर सबका मानवीकरण अलंकार में चित्रण किया है। प्रश्न 8, कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिसमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को संपादित कर रहा है। ये कौन सी लाइनों में है, वो लाइन छांट के लिखनी है। तो ये आएगा, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, यहाँ से लेकर इधर उधर रीवा के पेड़, कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टें 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 तक आएगा ये, है ना। उसके बाद हम करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 9, और सरसों की न पूछो। इस पंक्ति में बात को कहने का एक खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? हम इस शैली का सामान्यतः प्रयोग नहीं करते हैं। जब विशेष अर्थ व्यक्त करना हो तब इस शैली का प्रयोग किया जाता है और यह कविता को रोचक और प्रभावी बनाती है। प्रश्न 10, काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व की प्रतीक हो रही है? हम जो काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया है वह नीच प्रवृत्ति की दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके सफ़ेद पंख, सफ़ेद पोशाक का घोतक है। बाहर से अच्छे दिखते हुए भी मौका पड़ने पर स्वार्थ पूरा करने वाली है और अंदर से काली है, बाहर से सफ़ेद है, क्योंकि वह सारस के मुंह से चिड़िया जो थी, एक मछली थी, वो चुरा कर ले जाती है, छीन कर। प्रश्न 11, बीते के बराबर, ठिंगना, मुरेठा आदि सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन कविता में इन्हीं के से सौंदर्य उभरता है, कविता सहज बन पड़ती है। कविता में आए ऐसे शब्द को सूची बनाए। जो कविताओं में जो ये शब्द दिए हैं जो हमको अजीब तो लगते हैं, पर कविता पढ़ने में इनके कारण बहुत ही सुंदर और अच्छी लगती है। तो इस टाइप के जो शब्द हैं इस तरह के, वो आपको ढूंढ कर लिखने, जैसे छुए, ब्याह, बांझ, सुग्गे, है ना, जुगले, चुप्पे चुप्पे, अनपढ़, मात, इस टाइप से हमें शब्द ढूंढना है। कविता को पढ़ते समय कुछ मुहावरे मानस पटल पर उभर आते हैं, उन्हें लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे इसमें बगुला है तो बगुला भगत एक न एक दिन जरूर ही पकड़ में आ ही जाते हैं। छू मंतर होना, जो अपना काम निकाल कर छू मंतर हो जाते हैं, ऐसी है वह काली चिड़िया, काली माथे वाली चिड़िया। आंखें चुंधियाना, है ना, जैसे हीरे मोती की चमक या जो सूर्य की किरणें पड़ रही है पानी में, उसकी चमक आंखें चौंधिया जाती है। प्यास न बुझना, कुछ लोगों की प्यास कभी नहीं बुझती है। झपट्टा मारना, छीन कर ले जाना, जैसे वो चिड़िया आई और सारस के चोंच से मछली को खींच के ले गई, झपट्टा मार कर ले गई। टूट पड़ना, जो आतंकवादी होते हैं उनको देखकर ही हमारे जवान टूट पड़ते हैं, मतलब उनके ऊपर आक्रमण करने लगते हैं। रस टपकना, जो प्रभावशील प्रवचन शैली होती है उनकी वाणी से, जो प्रवचन करते हैं उनकी वाणी से क्या टपकता है? रस, मीठी मीठी बातें करते हैं, उसे कहते हैं रस टपकना। एक प्रश्न है, इस कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखो। इस कविता में गाँव का बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और गांव की जो विशेषताएं होती है, गांव में क्या क्या और नगर में क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती है, वो सब बताया गया है। और इसकी भाषा बहुत ही सरल, सहज और व्यावहारिक है, जो आराम से समझ में आ रही है। ये इस पाठ की 2 विशेषताएं हैं। उसके बाद हमको जो एक प्रश्न दिया है, पाठ्येतर सक्रियता, मतलब ये प्रोजेक्ट कार्य है ना, और ये अभी इसमें अपठित गद्यांश दिया है, मतलब कि इन लाइनों को जो पढ़ो और जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर लिखो। इसका आपको खुद ही प्रश्नों के उत्तर छांट कर बना कर लिखने हैं। फिर जब अपनी टीचर को दिखाओगे तो इससे आपकी जो वो होगी प्रैक्टिस भी होगी और उससे समझ भी आ जाएगा। धन्यवाद। ये पाठ पूरा हुआ और अब आपको इसको 1-2 बार सुनना है और सुनने से ही मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।